हेलो गाइस। तो मूवी का नेम है वन मिस कॉल। तो इस मूवी में दिखाया जाता है कि लोगों को कॉल आती है। जब वो उस कॉल को रिसीव करते हैं तो उन्हें उनकी ही आवाज़ आती है जिसमें वो चिल्ला रहे होते हैं। तो हमें पता लगता है कि ये कॉल मौजूदा वक्त की नहीं बल्कि आने वाले वक्त फ्यूचर की होती है, जिसमें 1 दिन 2 दिन का दिन शामिल होता है। और जैसे वो टाइम आता है उस इंसान की मौत हो जाती है। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे एक हमें घर दिखाया जाता है जो जल रहा होता है और फायर फाइटर्स उसे आग को बुझा रहे होते हैं और वो एक बच्ची की जान बचा लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी मदर भी अंदर थी। तभी एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम शैली होता है, जो अपने छोटे से तालाब के पास बैठी हुई थी। वो उसे कुछ आवाज़ आने लगती है, वो जाकर चेक करने लगती है। तभी एक हाथ पानी में से निकलता है और उसे अंदर खींच लेता है। और उसके बाद एक कैंडी बाहर आती है और उसकी बिल्ली को भी वो अंदर खींच लेती है। और अब हम देखते हैं और अब हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ दोस्त आपस में पार्टी कर रहे थे। एक लड़की थी बैथ, उसकी फ्रेंड उससे मिलने आती है। वो दोनों रूम में जाती हैं और शैली की मौत के बारे में बात करने लगती हैं। वो दोनों बात कर ही रही थी तभी उनके फ़ोन पे एक कॉल आती है जो कि और किसी की नहीं, शैली की ही थी। ये देखकर वो बैथ बहुत ज़्यादा परेशान, बैथ की फ्रेंड का था। वो फ्रेंड उसकी वो कॉल उठाती है और सुनने लगती है जिसमें उसी की आवाज़ थी और वो बहुत ज़्यादा चीख रही थी। वो बहुत परेशान होती है कॉल। नेक्स्ट डे हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसको एक लाश की जांच पड़ताल करने के लिए बुलाया जाता है। वो उस लाश को देखने लगता है जो और किसी की नहीं, उसी की बहन की थी। उसके मुंह में से एक कैंडी निकलती है जो कि शैली के मुंह में से भी निकली थी। मतलब इन दोनों की मौत का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर होता है। नेक्स्ट डे हम बैथ और बैथ की फ्रेंड को देखते हैं जो कि क्लास ले रही थी। तभी उसकी फ्रेंड को कुछ ख्याल आने लगते हैं जो कि असल में बिल्कुल भी नहीं थे। उसे उसकी फ्रेंड के हाथ में कुछ रिंगता हुआ नज़र आता है। और क्लास ख़त्म होने के बाद बैथ उससे बाहर आती है तो कॉफ़ी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसको मना कर देती है और ख़ुद लाइब्रेरी में आ जाती है। और उसके बाद वो घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन उसे रास्ते में भी ऐसे ही ख्याल आ रहे थे। उसे भूत आत्माएं शैतान नज़र आ रहे थे। वो ये सब देख कर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फ़ौरन बैथ को कॉल करती है। बैथ उसे कहती है कि कुछ नहीं होता, तुम घर के लिए आ जाओ। लेकिन वो तो इतनी डरी हुई थी, वो डरते डरते चल रही थी। तभी उसका पाँव फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है। उसके बाद बैथ भी यहाँ पहुँच जाती है और उसको कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, लेकिन वो उसको इग्नोर करके अपनी फ्रेंड के पास जाती है जिसकी अब मौत हो चुकी थी और उसके मुँह से भी एक कैंडी निकलती है। और बैथ देखती है कि उसके कॉन्टैक्ट नंबर आगे पीछे हो रहे थे, जैसे कि कोई और नंबर निकाला जा रहा हो। इसके बाद अब नेक्स्ट डे में कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो फ्रेंड्स आपस में बातें कर रही थी कि बैथ की फ्रेंड की भी मौत हो गई है और उसकी मौत भी शैली की मौत की तरह ही हुई थी, जो कि एक फ़ोन कॉल आने की वजह से हुई थी। तभी उनका एक मेल फ्रेंड आता है और उन पर गुस्सा होने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब फजूल बातें हैं। लेकिन तब वहाँ पे बैथ आती है और उनसे कहने लगती है बिल्कुल भी ये फजूल नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और तभी उसके फ्रेंड को भी वहाँ पर बिच्छू नज़र आने लगते हैं और ऐसे ही अजीब से ख्याल आने लगते हैं और वो उसके साथ बात कर रही थी। अब उसका फ्रेंड वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूत प्रेत जैसे ख्याल आ रहे थे। जब उसका फ्रेंड उससे छोड़कर जा रहा था तभी उसकी फ्रेंड उसे आवाज़ देती है कि तुम्हारा फ़ोन इधर ही रह गया है। वो अपनी फ्रेंड को कुछ कहने लगता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे एक धमाका हो जाता है और वहाँ से एक रॉड आता है जो कि उसके आर पार हो जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये देखकर बैथ बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। और अब उसके मुंह से भी एक कैंडी निकली थी। वो ये लेडी पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उसको ये सारी सूरत हाल बताने लगती है कि मेरी 2 फ्रेंड्स के पास कॉल आई थी और उस कॉल की वजह से उनकी मौत हो जाती है और मरने के बाद उनके मुंह से कैंडी भी निकल। सुन तो रही थी पर उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और पास बैठा पुलिस ऑफिसर सब बातें सुन रहा था। ये वही पुलिस ऑफिसर था जो हमें शुरुआत में दिखाया था, जिसे मुर्दा घर भी बुलाया जाता है। वो बाहर आता है और बैथ के साथ बात करने लगता है। कहता है मैं सब बातों को मानता हूँ, मेरी बहन और उसकी फ्रेंड की मौत भी बिल्कुल ऐसे ही हुई थी, एक फ़ोन कॉल की वजह से, और मरने के बाद उनके मुंह से भी एक कैंडी निकली थी। वो बताने लगता है कि पहले मेरी बहन की मौत हुई और उसके बाद उसकी फ्रेंड शैली की तालाब में डूबने की वजह से, और उन दोनों के मुंह से भी कैंडी निकली थी। और मैं ये बात मानता हूँ इन फ़ोन कॉल्स, कैंडीज़ और मौत के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। अब बैथ घर आती है और अपनी रूममेट फ्रेंड को देखने लगती है जो कि बहुत डरी सहमी बैठी हुई थी। वो उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो उसे कहती है कि उस जिसकी मौत हो गई उसके मोबाइल में मेरा भी नंबर था और हो ना हो अगली कॉल मुझे ही आएगी। लेकिन बैथ उसे रिलैक्स करने के लिए उसके फ़ोन से और अपने फ़ोन से बैटरीज निकाल देती है और उसे कहती है रिलैक्स हो जाओ, अब हमें कोई कॉल नहीं आएगी। और अब वो सो जाती हैं और कुछ टाइम बाद उनका मोबाइल बजने लगता है। वो ये देखकर बहुत हैरान होती हैं क्योंकि मोबाइल में तो बैटरीज ही नहीं थी। वो आगे होकर मोबाइल उठाती हैं और देखती हैं कि उनके मोबाइल पे एक कॉल आ रही होती है।
उसकी फ्रेंड डरते हुए उस कॉल को रिसीव करती है। वो उस कॉल को रिसीव करके सुनती हैं तो उसमें उसी की चिल्लाने की आवाज़। और नेक्स्ट डे कॉलेज में उसके फ़ोन को तोड़ दिया जाता है और वहाँ बैथ की फ्रेंड से एक आदमी मिलने आता है जो कि लाइव टीवी शो का मालिक था। वो उसकी फ्रेंड को कहता है कि मुझे पता चला नेक्स्ट कॉल तुम्हें आई थी, तुम्हें मैं अपनी लाइव टीवी शो में लाना चाहता हूँ ताकि पढ़ने के वक्त हमारे साथ जो कुछ हो वो सब देख सकें और हम तुम्हारी जान बचाएं वो भी सब देख सकें। लेकिन उस आदमी को मना कर देती है और अपनी फ्रेंड को लेकर घर के अंदर आने लगती है। वो आदमी उसे कहता है रुको, लेकिन बैथ उसकी एक नहीं सुनती और उसकी अपनी फ्रेंड को कहने लगती है हमें उस आदमी की बात मान लेनी चाहिए थी, शायद वो हमारी मदद कर सके, लेकिन बैथ उसे मना कर देती है। नेक्स्ट डे वो उठ कर देखती है तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड नहीं होती। उसके लिए एक लेटर छोड़ देती है कि मैं अपने मॉम डैड से मिलने जा रही हूँ। और अब पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है। वो बैथ को बताने लगता है कि मैंने सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हैं जिसमें मुझे पता चला है कि हर मरने वाले ने उससे पहले मरने वाले को कॉल की थी, जैसे कि मेरी बहन ने शैली को और शैली ने आगे तुम्हारी फ्रेंड को कॉल की जिसकी मौत ट्रेन से हुई और उसने आगे अपने मेरे फ्रेंड को कॉल की। और अजीब बात तो ये है कि सब कॉल्स उनके फ़ोन से उनके मरने के बाद हुई। मेरी बहन को जिसकी कॉल आई थी वो एक औरत थी और वो एक मरीज़ थी। अब मैं उनके घर में छानबीन करने जा रहा हूँ, तभी वो उनके घर पहुँच जाते हैं और वो दोनों को एक सीडी मिलती है। वो उस सीडी को लगा कर चेक करने जहाँ पे हमें पता चलता है इस औरत की 2 बेटियाँ थी और बड़ी बेटी का नाम एली था। वो इन पर नज़र रखने के लिए कैमरा लगाया हुआ था। वो जाके उस जगह को चेक करने लगते हैं जहाँ से ये रिकॉर्ड हुई, लेकिन वहाँ पर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ वो कैमरा तो नहीं मिलता, लेकिन उसे वहाँ पे एक हीलन मिलता है जो कि सांस के मरीजों के लिए होता है। जब पुलिस ऑफिसर उसे दबाता है तो उसमें से कुछ आवाज़ आती है जिससे बैथ बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे कहने लगती है जब मेरे दोनों फ्रेंड्स की मौत हुई थी तब भी मुझे ऐसी अजीब आवाज़ें आई थी। मज़ीद छानबीन करने पर उस पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि उस मरीज़ औरत की जो बड़ी बेटी थी उसकी मौत दमे की बीमारी की वजह से हुई और वो मशीन उसी की थी। और एक अजीब बात, उसकी माँ उसकी छोटी बेटी को 9 से 10 दफ़ा हॉस्पिटल लेके गई थी क्योंकि उसके साथ बहुत अजीब कुछ होता था। बहुत दफ़ा वो ज़ख्मी हो चुकी थी, कभी सर में सुई का चुभ जाना, कभी शैम्पू पी लेना और कभी हाथ पे कट्स वगैरह। अब बात पुलिस ऑफिसर कहती है कि मैं सारी बात समझ चुकी हूँ। वो बूढ़ी औरत को कुछ दिमागी बीमारी थी, तभी वो अपने बच्चों को खुद चोट पहुँचाती थी और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाती थी और उनका इलाज कराती थी और उनका ख्याल रखती थी ताकि वो उनकी मज़ीद त्वचा हासिल कर सके। तभी हमें एक और बात पता चलती है, जहाँ पे उस मरीज़ औरतों की बच्चियों का इलाज हो रहा था वहाँ पर एक नर्स ने उससे पूछा भी था कि कब से आपकी बेटी को दमे की बीमारी है और इस छोटी बेटी को बार बार चोट कैसे लग जाती है। और वो पूछताछ करने वाली नर्स और कोई नहीं बल्कि उस पुलिस ऑफिसर की बहन थी जिसकी मौत सबसे पहले हुई। और अब बैथ अपने उसी रूममेट फ्रेंड को टीवी लाइव शो में देखती है जहाँ पे उसके साथ जो भी हो रहा था वो लाइव दिखाया जा रहा था। अब वो दोनों जल्दी से उसी चर्च में पहुँच जाते हैं जहाँ पे ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। रूममेट फ्रेंड उसे कॉल करती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मैंने तुमसे झूठ बोलकर यहाँ पर आ गई। अब दिखाया जाता है उस लड़की को हेलुसिनेशन होने लगते हैं और उसे शैतान वगैरह नज़र आने लगते हैं। जैसे पुलिस ऑफिसर और बैथ यहाँ पहुँचती हैं तभी सब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और कोई चीज़ आकर उस लड़की का गला दबाकर उसे मार देती है और उसके मुँह से भी एक कैंडी निकलती है। और अब लाइट्स वापस आ जाती हैं। अब बैथ की तरफ भी एक कॉल आती है, वो उसे रिसीव कल 7:55 का टाइम था। वो उस कॉल को रिसीव करती है तो उसको अपने ही चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और वो कॉल उसको और किसी ने नहीं बल्कि उसकी रूममेट फ्रेंड ने की थी। और अब अगला नंबर बैथ का था, इसलिए पुलिस ऑफिसर उसकी जान बचाने के लिए उसके साथ उसके घर ही आ जाता है ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। अब सुबह हो जाती है जहाँ पे हम उन दोनों को बहुत परेशान देखते हैं क्योंकि उनके पास आज शाम 7:55 तक का ही टाइम था। अब पुलिस ऑफिसर को एक बच्ची के बारे में पता चलता है जो कि उसी मरीज़ की बेटी थी। वो उससे मिलने के लिए जाते हैं और वो और कोई नहीं वही बच्ची थी जो मूवी के शुरुआत में हमने देखी थी जिसे फायर फाइटर से बचाया था। अब पुलिस इससे पूछने लगती है लेकिन तभी बच्ची के बालों में से लोरी की आवाज आने लगी और ये लोरी वही थी जो रिंगटोन बनकर बजती थी। फिर इस चीज को नजरअंदाज करके ब्रेथ और डिटेक्टिव बाहर आई। वो फैसला करते हैं कि हम अलग अलग जाकर एली की मामूली मरीज औरत के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। लेकिन जैसे बैथ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी बैथ की नजर खिड़की पड़ती है जहाँ पे उस बच्ची के पीछे एक भूत खड़ा हुआ था। में जाने का फैसला। और अब हम एली को देखते हैं जो कि उसी हॉस्पिटल में जाने का डिसाइड करती है जिसमें एली और उसकी छोटी बहन का इलाज हुआ करता था। वो ये बात पुलिस इंस्पेक्टर को भी बताती है। वो ये बताकर उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वो सामने वाले डोर से जाती है लेकिन वो लॉक था। तभी वो पीछे वाले दरवाजे से जाने लगती है लेकिन वो भी लॉक था। लेकिन कुछ देर बाद ही वो डोर खुद ही ओपन हो जाता है। बैथ अंदर जाती है और लाइट्स ऑन करके कोई सुराग ढूंढने लगती है, लेकिन तभी कोई शैतानी ताकत उस पर हमला कर देती है और उसको खींचकर अपने साथ ले जाती है।
बैथ किसी न किसी तरीके से वहाँ से भागने लगती है अपनी जान बचाने के लिए। तभी वहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है। वो दोनों भाग रहे होते हैं। वो दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सारे डोर ही लॉक हो चुके थे। वो दोनों एक कमरे में आते हैं जहाँ पे अब पुलिस ऑफिसर पर एक शैतानी ताकत हमला करती है और वो उसे कमरे से उड़ाकर बाहर ला के फेंकती है। उसे इतनी चोट आ चुकी थी कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और कमरे का डोर लॉक हो जाता है। तभी बैथ को एक छोटा सा रास्ता नज़र आता है। वो उस रास्ते के ज़रिए बाहर जाने लगती है लेकिन बैथ के मोबाइल पर लगातार कॉल्स आ रही थी। कुछ आगे जाने पर उसे एक लाश मिलती है जो कि बिल्कुल जली हुई थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसके हाथ में एक मोबाइल और उसी मोबाइल से उसको कॉल जा रही थी। वो उससे मोबाइल छीन कर तोड़ देती है। तब भी वो लाश हिलने लगती है। वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है और वो लाश भी उसके पीछे पीछे आ रही थी और वो लाश अब उसके ऊपर ही आ गई थी। बैथ उससे कहती है प्लीज़ मुझे कुछ ना करना। वो लाश और बैथ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तभी वो लाश उससे कहती है फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो और उसे वहीं पे छोड़ देती है। तभी वहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर भी आ गया था। वो देखता है कि बैथ अभी ज़िंदा है क्योंकि 7:55 हो चुके थे लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। तभी बहुत सारी पुलिस आ जाती है उन दोनों को बचाने के लिए और अब बैथ पुलिस ऑफिसर को बताने लगती है कि मुझे यहाँ पर मारने के लिए नहीं बल्कि मेरी जान बचाने के लिए मुझे बुलाया गया और मेरी जान उस जली हुई लाश ने बचाई। अब बैथ उसी औरत के पास जाता है जिसके पास वो छोटी बच्ची थी। बच्ची तो सो रही थी लेकिन बैथ को उसका टेडी बेयर मिलता है जिसमें उसे पता लगता है कि वो हिडन कैमरा इसी में था और उसे उसमें से एक सीडी भी मिलती है। वो उस सीडी को उस औरत के साथ देखने लगता है जिसमें उसे पता लगता है कि उसकी बड़ी बहन एली ही उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करती थी। वो देख रहे थे कि उसकी बहन उसका हाथ काट रही थी लेकिन तभी उसकी मदर इधर आ जाती है और वो एली को ऐसा करते हुए देख रही थी कि वो अपनी छोटी बहन को चोट पहुंचा रही है। उसकी मदर को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो इसको कमरे में बंद कर उस छोटी बच्ची को ले जाती है डॉक्टर के पास। तभी एली को दमे का अटैक होता है जिसकी वजह से उसकी जान जा रही थी। वो अपनी मदर को कॉल कर रही थी लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है और ये सब वीडियो वो बच्ची भी देख रही थी। पुलिस ऑफिसर बच्ची से पूछने लगता है कि तुम्हारी बहन तुम्हें मारती थी, तुम इस बारे में अपनी मदर को क्यों नहीं बताती थी। वो बच्ची बताने लगती है कि मुझे मेरी बहन चोट पहुंचाने के बाद एक कैंडी दिया करती थी, इस वजह से मैं किसी को कुछ नहीं बताती थी। और दूसरी तरफ हम बैथ को देखते हैं जहाँ एली की आत्मा उसको मारने के लिए पहुँच गई थी लेकिन वो उसको नहीं देख सकती। तभी पुलिस ऑफिसर आ जाता है और बैथ से कहने लगता है कि बैथ तुम सब सही कह रही थी, एली की आत्मा ही सबको मार रही है और तुम्हारी जान उसकी माँ ने बचाई जो कि वही जली हुई लाश थी। और इन्हीं बातों के दौरान डोर लॉक होता है तो वो पुलिस ऑफिसर जाकर देखने लगता है। बैथ के बहुत मना करने के बाद भी वो नहीं मानता और देखने लगता है। वो सुराग से देख ही रहा था तभी उसमें से एक बहुत बड़ा चाकू अंदर आता है जो कि उसके दिमाग में लगता है, उसका सर चीर देता है। इसके बाद दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे एली की आत्मा को हम देखते हैं जो कि बिल्कुल शैतान में बदल चुकी थी। वो अब बैथ को मारने के लिए आ रही थी। तभी उसकी मदद दोबारा से आके बैथ को बचा लेती है और अब पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अब मर चुका था और उसके मुंह से भी एक कैंडी निकलती है और उसके मोबाइल से अपने आप ही नंबर डायल होने लगते हैं अपने अगले शिकार के लिए। और यहाँ पर बैथ की जान बच जाती है और अब हमें पता चलता है कि एली ही थी जो सबकी जान ले रही थी। एली को बचपन से ही उसमें शैतानी आती थी, जैसे कि वो अपनी बहन को चोट पहुंचाती थी और उसके बाद उसे कैंडी देती थी, लेकिन उसकी मौत के बाद वो एक पूरी शैतान बन गई और लोगों को मारने के बाद भी उन्हें कैंडी देती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर मूवी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।